नमस्कार, मैं IITian राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के इस YouTube चैनल पे। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉगरिदम क्या होता है इसको पढ़ लिया था। आज बेसिक मैथमेटिक्स की इस सीरीज में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन फिजिक्स की नींव है। डिफरेंशिएशन और आगे जो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ये फिजिक्स की नींव है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपको फिजिक्स में बहुत दिक्कत आने वाली है। देखिए, डिफरेंशिएशन को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि डिफरेंशिएशन फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल में आने वाला है और डिफरेंशिएशन के बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट्स को आप मैथ्स में पढ़ेंगे। बाबू, ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कैलकुलस के अंदर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है और इंटीग्रेशन पढ़ना है। फिजिक्स में हम इसको समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका यूज क्या है। उसी तरह से इंटीग्रेशन को भी इंटीग्रेशन के क्लास में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके यूज क्या होते हैं और हम कैसे डिफरेंशिएशन के क्लास में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, इंटीग्रेशन के क्लास में इंटीग्रेट करना सीखेंगे। देखिए, अब आप मैथ्स से ही समझिए इसको। किसी भी दो वेरिएबल क्वांटिटी को हम आपस में रिलेट करते हैं। किसी भी दो वेरिएबल क्वांटिटी को हम आपस में रिलेट करते हैं। उनको आपस में रिलेट करने का जो कन्वीनियंट तरीका है, जो कन्वीनियंट वे है, उसको ही फंक्शन कहा जाता है। देखो बाबू, समझो, आपने क्लास 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा है, ठीक है। उस पॉलिनोमियल में आप क्या करते हो? आप उस पॉलिनोमियल में x को रिलेट करते हो px के साथ। आप लिखते हो कोई भी पॉलिनोमियल कि सर मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 है। तो आप क्या करते थे? आप याद करो, जब आप इसका ग्राफ बनाते थे तो आप इस px को आप बाबू y लेट कर लेते थे और आप क्या करते थे? आप x की वैल्यू को पुट कर करके y की वैल्यू निकालते थे और उसको ग्राफ पे रख कर करके आप एक ग्राफ प्लॉट करते थे, ठीक है। हम कहते हैं कि फंक्शन एक कन्वीनियंट तरीका है। फंक्शन एक कन्वीनियंट तरीका है जिसके अंदर आप दो वेरिएबल क्वांटिटीज को आप रिलेट करते हो। यहां पे दो वेरिएबल कौन है? तो एक x है और दूसरा y है, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल को इमेजिन कीजिए जो मैं आपको समझाने वाला हूं। आप कल्पना करो कि आपके पास एक गुब्बारा है, रबर का एक गुब्बारा है आपके पास, और आप उस गुब्बारे में हवा भरना शुरू करते हैं। क्या होगा? जब आप गुब्बारे में हवा भरना स्टार्ट करेंगे तो गुब्बारा स्फेरिकल शेप लेगा और जैसे जैसे आप हवा भरेंगे समय के साथ गुब्बारा बड़ा होता चला जाएगा, मतलब गुब्बारे की वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी। हम कहते हैं कि जब हम गुब्बारे के अंदर हवा ब्लो करते हैं, जब हम हवा भरते हैं तो गुब्बारे का रेडियस और उसका वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज करता है। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। अगर एक बाल्टी है, ठीक है, और आप उस बाल्टी में पानी भर रहे हो तो क्या होगा? बाल्टी की वॉल्यूम पानी भरने से टाइम के साथ चेंज करेगी। पहले थोड़ा पानी होगा, समय के बाद थोड़ा बढ़ जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते पूरा बाल्टी को भर देगा। ये जो है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका फंक्शन का। हम कहते हैं, मैथमेटिकली हम कहते हैं कि अगर r रेडियस है तो r फंक्शन है टाइम का। क्लियर है? जैसे आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारे का रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। हम लिखते हैं कि r इज इक्वल टू ft। इसको पढ़ते हैं r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा रेडियस वेरी करेगा बाबू, रेडियस बढ़ता चला जाएगा। वही अगर एक बहुत बड़े गुब्बारे में से अगर आप हवा निकालना शुरू कर दें तो क्या होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में गुब्बारे का जो रेडियस है वो कमता चला जाएगा, गुब्बारा छोटा होता चला जाएगा। क्लियर है? हम कहते हैं कि r जो है, r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम
उसी तरह से वॉल्यूम जो है गुब्बारे का ये फंक्शन है टाइम का, क्योंकि देखो बाबू गुब्बारा अगर ये है तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब से दिया जाता है, पढ़ा हुआ है आपने ये फॉर्मूला, क्लियर है। तो जिस तरह से रेडियस बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। आप कह सकते हो कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आर क्यूब के। अगर रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, चौतरफा बढ़ेगा, क्लियर है। हम कहते हैं कि v जो है v भी फंक्शन है टाइम का, मतलब इस गुब्बारे के केस में उसका रेडियस और उसका वॉल्यूम, फिर से मेरी बात सुनिएगा, उसका रेडियस और उसका वॉल्यूम फंक्शन है किसका, टाइम का। यहां पे f और g जो है ये अलग अलग सिंबल यूज किए गए हैं, ठीक है, जो मैथमेटिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाबू यहां पे रेडियस के लिए f रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां वॉल्यूम के लिए g रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिफरेंशिएशन को समझने से पहले आपको फंक्शन को समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है। फिर से सुनिए, फंक्शन एक कन्वीनियंट तरीका है जिस तरीके से आप किसी भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट कर पाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको कहूं y बराबर x², तो x एक वेरिएबल क्वांटिटी है और y भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, और यहां y किस पे निर्भर करता है, x पे निर्भर करता है। x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, उसको स्क्वायर कीजिए, एक रूल है स्क्वायर कीजिए, y की वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। हम कहते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी y, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी जिसको हम y कह रहे हैं यहां पे, अगर उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी x पे निर्भर करती है किसी रिलेशन के आधार पे, थ्रू सम रिलेशन, यहां पे रिलेशन स्क्वायर का मैंने आपको कहा कि y बराबर x², क्लियर है। तो हम कहते हैं, ठीक है, सच दैट फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर इज वन वैल्यू ऑफ y। जैसे मेरी बात को सुनिएगा बाबू, अगर हम यहां पे y बराबर x² लिख दें तो x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होगी, x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होगी, होगी कि नहीं। और वो रूल आप देख रहे हो कि किस रूल से x और y को रिलेट किया गया है, स्क्वायर करके रिलेट किया गया है। हम इसी को फंक्शन कहते हैं। और जब हम एक वेरिएबल क्वांटिटी को किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के साथ रिलेट करते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। हम यहाँ पे कहेंगे इस कंसेप्ट के आधार से कि y जो है x का फंक्शन है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रेडियस टाइम का फंक्शन था, यहाँ पे वॉल्यूम टाइम का फंक्शन था। अगर दो वेरिएबल क्वांटिटी x और y आपस में रिलेट कर रही है किसी भी रिलेशन से, तो हम कहेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, हमने इसको लिखा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y बराबर f(x). बाबू यहां पे ये जो f सिंबल देख रहे हो ये सब रिलेशन को दिखा रहा है, क्लियर है। यहां पे आप देखिएगा कि ये जो बॉक्स है ये ऑपरेशन करेगा, x डालिएगा y मिलेगा, मतलब इसके अंदर आपने x इनपुट किया, फंक्शन ने उसको क्या किया, रिलेट किया जो रूल बाइंडेड है उस रूल से, और y जो है आउटपुट देगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि y बराबर x² है, y बराबर sin x है, y बराबर cos x है, y बराबर log x टू द बेस 10 है, y बराबर log x टू द बेस e है, ठीक है, y बराबर 2x है, y बराबर e टू द पावर x है। ये सब क्या है, ये सब एक रिलेशन पे चल रहा है, x और y आपस में रिलेट हो रहे हैं। रूल यहाँ पे स्क्वायर का है, यहाँ पे साइन का है, यहाँ पे कॉस का है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग टू द बेस e का है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे e है। समझ रहे हो मेरी बात। हम कहते हैं कि जब हम x और y को रिलेट करते हैं तो दो चीज समझ में आती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए बाबू यहाँ पे अगर y बराबर f(x) लिखा हुआ है तो इसमें x आप डालोगे, कुछ भी डाल सकते हो, उस हिसाब से आपको y मिलेगा। सुनिएगा मेरी बात फिर से, y बराबर अगर f(x) लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे x डालिएगा,
ठीक है, x की वैल्यू आप पुट कीजिएगा और आपको y मिलेगा, मतलब x आप कुछ भी डाल सकते हो, उस हिसाब से आपको y मिलेगा। x जो है वो किसी पे निर्भर नहीं करेगा, तो x हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y की वैल्यू x की वैल्यू पे निर्भर करेगी, तो y हो गया डिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल। समझ में आया? फिर से बोलते हैं, y बराबर अगर fx लिखा हुआ है, अगर कोई रूल से लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू आप अपने मन से ले सकते हैं, इनपुट आपको लेना है, आप अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आप लीजिएगा, ऑपरेशन होगा, y मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगी और y की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगी। चलते हैं आगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, अभी फंक्शन को भी और एक्सप्लेन करेंगे, इसके टाइप्स भी बताएंगे, पर डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है बाबू? तो मान लो कि इफ चेंज इन x इज स्मॉलर। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि y की वैल्यू x पे निर्भर कर रही है। मैंने ये बात बोली, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि y की वैल्यू x पे निर्भर कर रही है। तो आप सोचिए, अगर x के अंदर कोई भी चेंज आता है, वो चेंज बहुत छोटा है, बहुत छोटा चेंज अगर x के अंदर आया, तो क्या y के अंदर चेंज होगा? आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल सर होगा। अगर y x पे निर्भर कर रहा है, तो अगर x में थोड़ा सा भी बदलाव आएगा तो वो y के अंदर बदलाव लाएगा। समझिए मेरी बात को। हम कहते हैं कि इफ चेंज इन x इज स्मॉलर देन एनी पॉसिबल नंबर, किसी भी पॉसिबल नंबर से अगर x के अंदर x का जो चेंज हो रहा है वो छोटा है, तो हम कहते हैं कि डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। जीरो, डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, मतलब ये बहुत ही छोटा है, मतलब डेल्टा x विच इज द चेंज इन x is approaching, is tending to zero but is not equal to zero। हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x इज अप्रोचिंग जीरो, डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ऐसे किसी भी चेंज को इनफाइनाइटसिमल चेंज कहा जाता है। बहुत ही छोटे चेंज को इनफाइनाइटसिमल चेंज कहा जाता है, और इनफाइनाइटसिमल चेंज इन x कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय dx। Infinitesimal change in mass is represented by dm. Infinitesimal change in time is represented by dt. Infinitesimal change in density is represented by d rho. Rho density का symbol होता है बाबू। उसी तरह से infinitesimal change in volume is represented by dv. Infinitesimal change in work is represented by dw. आप किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी के अंदर के सबसे छोटे चेंज को dw, dt, dx, dy से रिप्रेजेंट करते हैं। और नाउ द प्रोसेस, वर्ड सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ टू इनफाइनाइटसिमल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझिए अब इस चीज को, होप सो आपने इसको लिख लिया है, ठीक है। देखिए बाबू, मान लो कि y जो है y बराबर fx लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, लिख सकते हो आप, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। नाउ x इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है, और y इज ऑल्सो अ वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। आ गई बात समझ में? x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, y भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ऑल्सो x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयरएज जबकि y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
ठीक है, x is a dependent variable, x is a independent variable, whereas y is a dependent variable. For some small change, for some small change in x, ठीक है, हम उस चेंज को डेल्टा x लिखते हैं. ये क्या है? चेंज इन x. डेल्टा x टेंड्स टू 0. इसका मतलब क्या होता है कि डेल्टा x इज सो स्मॉल, डेल्टा x इज सो स्मॉल दैट इट इज अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0, बट डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर है? समझ रहे हैं मेरी बात को? फॉर सम चेंज इन x, ठीक है, फॉर सम चेंज इन x, delta x, change in x, delta x tends to 0, delta x is so small that it is approaching to 0, but delta x is not equal to 0. क्लियर है? हम कहेंगे कि for some change in x, for some change in x, there will be a small change in y because the value of y depends on the value of x. ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. क्या कहोगे आप? ये स्टेटमेंट समझाने के लिए लिख रहे हैं हम लोग पूरा कि फॉर सम स्मॉल चेंज इन x देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन y बिकॉज वैल्यू ऑफ y डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x. हम कहते हैं कि बाबू अगर y बराबर fx है तो y प्लस डेल y जो होगा वो f, ध्यान से समझिएगा, वो f x प्लस डेल्टा x के इक्वल होगा. कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर गई, उसके हिसाब से y की वैल्यू चेंज की. आ गई बात समझ में? फिर से x की वैल्यू थोड़ी चेंज हुई, सो फॉर सम स्मॉल चेंज इन x देयर इज अ स्मॉल चेंज इन y. क्लियर है? ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझिएगा. अभी तो इसको समझ रहे हैं, बाद में इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी समझेंगे हम लोग. तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू बच्चा एफ एक्स प्लस डेल्टा x होता है. क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो हम कहेंगे कि डेल्टा x बाबू छोटा है तो उसी तरह से डेल्टा y भी टेंडिंग टू 0 होगा. बहुत छोटा सा चेंज x में होगा तो उसी हिसाब से बहुत छोटा सा चेंज y में होगा. कह सकते हैं हम इस चीज को. क्लियर है? तो हम लिखेंगे कि डेल्टा y इज इक्वल टू, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y. क्या किया? इस y को इधर लेके चले गए कि भाई अगर डेल्टा x जो है अगर वो चेंज कर रहा है तो डेल्टा y क्या होगा? तो आप कहिएगा कि सर डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स. क्यों लिखा बाबू एफ एक्स? क्योंकि यहां पे देखो y इक्वल्स टू क्या है? एफ एक्स. y इक्वल्स टू क्या है? एफ एक्स. ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x चेक करना चाहें, हम लिखेंगे कि चेंज इन y या चेंज इन डेल y विथ रिस्पेक्ट टू डेल x क्या होगा? तो आप कहिएगा कि सर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन में डेल्टा x. नाउ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल. क्लियर है? लिमिट लगा देंगे. लिमिट का कंसेप्ट आप लोग मैथ्स में अच्छे से समझिएगा. तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और इसी को बाबू dy बाई डी एक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? dy बाई डी एक्स। सो याद कर लीजिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और यही डिफरेंशिएशन है बाबू, और असल में इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, इसी से आप रिलेट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसी से आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड होता है, पर हम डायरेक्ट मेथड भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन कितने तरह के होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग आज समझेंगे, पर उतना ही समझेंगे जितना फिजिक्स में हमको जरूरत है। बहुत डिटेल में ये आपको मैथ्स में पढ़ना है बच्चा, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे एक बार आपको वापस समझा दें, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, जिस प्रोसेस को अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसी प्रोसेस को बाबू डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और ये dy बाई डी एक्स जो आपने यहाँ पे लिखा ना, ये dy बाई डी एक्स, उसको आप पढ़ते हो कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x चेंज करेगा तो y चेंज करेगा, तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कहलाता है। यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि डेल्टा x इज सो स्मॉल दैट इट इज अप्रोचिंग और टेंडिंग टू 0, डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा x को 0 कर दीजिएगा तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा, क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा फंक्शन को समझेंगे और फिर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब मैंने कहा बच्चा कि आपको डिफरेंशिएशन समझने से पहले आपको फंक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है? और फंक्शन के लिए भी मैंने कह दिया कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज, ठीक है? तो देखो बाबू, फंक्शन को डिवाइड किया गया, फंक्शन जो है ना, इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। बहुत डिटेल फंक्शन मैथ्स में समझना है, तो फंक्शन को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। कौन कौन से वो पार्ट हैं? तो सबसे पहला जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा, ठीक। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं ट्रांसीडेंटल, ठीक है। सो फंक्शन हो गया, फंक्शन के दो पार्ट हो गए, अलजेब्रा और दूसरा ट्रांसीडेंटल। अब अलजेब्रा को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो पार्ट हैं? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? तो आप कहिएगा सर उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल के बाद जो दूसरा टाइप होता है अलजेब्रा के अंदर, वो होता है रेशनल फंक्शन, ठीक है। वो होता है रेशनल फंक्शन। हम सिर्फ नाम आपको समझा रहे हैं कि फंक्शन इस तरह के होते हैं। रेशनल फंक्शन के बाद जो अगला होता है उसको हम कहते हैं इरेशनल फंक्शन, ठीक है। सो अलजेब्रा, फंक्शन के अंदर अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। इसके बाद एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। फंक्शन का सिंबल होता है एफएन, पीस वाइज फंक्शन। और फिर इस पीस वाइज फंक्शन के भी टाइप होते हैं, ठीक। पीस वाइज फंक्शन के भी टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं बाबू? तो सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक। सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बाद जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं आपका मॉड्यूलस फंक्शन। सब सिंबल है फंक्शन के। मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस के बाद आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट
इंटीजर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक, और फ्रैक्शनल पार्ट, और उसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? सो एक डिवीजन हमारा हुआ फंक्शन, फंक्शन में अलजेब्रा, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज में सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। उसी तरह से ट्रांसीडेंटल बाबू फंक्शन का भी डिवीजन होता है। ट्रांसीडेंटल फंक्शन का डिवीजन कैसे होता है? तो सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल कर्व, जियोमेट्रिकल कर्व, ठीक है। जियोमेट्रिकल कर्व के बाद अगला जो होता है उसको हम बोलते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, और लॉगरिदमिक फंक्शन का जस्ट उल्टा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद जो फोर्थ टाइप होता है ट्रांसीडेंटल का, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद जो सबसे आखिरी टाइप होता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन का, वो होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक। ये बाबू आपके फंक्शन के डिवीजन होते हैं, ठीक। इन सब की प्रॉपर्टीज मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, ठीक है। यहां पे हमने इसको इसलिए लिखा है कि आप थोड़ा फंक्शन को समझ जाओ कि भाई इतने तरह के फंक्शन में हम दो वेरिएबल को रिलेट कर देते हैं। पॉलिनोमियल हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, पीस वाइज हो गया, सिग्नम हो गया, मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, लीस्ट इंटीजर हो गया, ट्रांसीडेंटल हो गया, ट्रांसीडेंटल में ज्योमेट्रिकल कर्व हो गया, लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो गया। अब डिफरेंशिएशन पे वापस लौटते हैं। डिफरेंशिएशन पे वापस आ गए हम लोग। तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या कहा कि चेंज इन x या चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे अगर हम लिखते हैं कि dy/dx लिखे और यहां पे अगर बाबू y बराबर fx है तो dy/dx क्या होगा? ये होगा चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आ गई बात समझ में? मतलब यहां पे क्या हुआ, फिर से x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। आ गई बात समझ में? x पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? हम यहां पे बोलेंगे, ठीक है, कि बाबू dy/dx का मतलब होता है, ये भी कह सकते हैं, होगा कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आ गई बात समझ में? और फर्स्ट प्रिंसिपल यहां से होता है बाबू, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? तो dy/dx इक्वल्स टू, अभी तुमको हम बता दिए हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन डेल्टा x, ठीक। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब, ठीक। अब देखो, इसको नोट कर लेना है। अब देखो हम क्या क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे बाबू देखो, तो यहां से समझो कि अगर डेल्टा x जो है टेंड टू 0 है, ठीक, डेल्टा x टेंड्स टू 0 है। डेल्टा x क्या है?
हम कहेंगे कि डेल्टा एक्स सर चेंज इन एक्स है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगर डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो आप बताओ कि डेल्टा एक्स का स्क्वायर क्या होगा? नहीं समझ में आया? डेल्टा एक्स अगर स्मॉल है तो डेल्टा एक्स क्या होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? देखिए, चेक कीजिए। मान लो बाबू कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, एक समझने के लिए 0.1 है, और समझो कि ये बहुत छोटा है। डेल्टा एक्स क्या है? 0.1 है, बहुत छोटा है। ये टेंडिंग टू 0 है, ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। अगर आपने डेल्टा एक्स स्क्वायर कर दिया तो ये 0.1 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया ये? 0.1 इंटू 0.1, मतलब ये क्या हो गया? 0.01। क्या हो गया? ये और भी छोटा हो गया। समझ लो मेरी बात को? तो अगर डेल्टा एक्स स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर ये वेरी वेरी स्मॉल होगा। क्या होगा? ये वेरी वेरी स्मॉल होगा। ठीक, अगर डेल्टा एक्स क्यूब की हम बात करें तो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा? 0.1 का क्यूब, मतलब 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, मतलब ये क्या होगा? 0.001। समझ लो मेरी बात को? तो मतलब यहां पे डेल्टा एक्स का पावर क्यूब अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये और भी वेरी 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 स्मॉल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी मतलब कहने का? उसी तरह से अगर हम डेल्टा एक्स का पावर 4 कर दें तो ये क्या होगा? ये और भी वेरी 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 स्मॉल हो जाएगा, मतलब बहुत ही छोटा होता चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर डेल्टा एक्स छोटा है तो उसका स्क्वायर छोटा, उससे भी छोटा होगा, उसका क्यूब उससे और छोटा होगा, उसका पावर 4 और छोटा होगा, मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा वो और भी छोटा होता चला जाएगा। और इसी को हमको समझना था। ठीक है, अब अगर आप ये चीज समझ चुके हो तो अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से आपको कुछ क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम कुछ क्वेश्चन समझाते हैं, आप इसको समझ लेंगे, लिख लेंगे, वीडियो रोक कर करके लिख लीजिएगा एक बारी। देखो अभी बाबू हमने क्या कहा, समझिएगा मेरी बात। अभी पहले ऐसे समझो, अगर f(x) बराबर x स्क्वायर है, ताकि तुमको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अगर f(x) बराबर x स्क्वायर है तो बाबू f(0) आप कैसे लिखते हो? 0 का स्क्वायर, सही है ना? अगर आपने f(1) लिखा तो आप क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर। रूल आप समझिए, ठीक है? अगर f(2) लिखा तो आप क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर। अगर आप f-1 लिखते हो तो क्या लिखोगे? -1 का स्क्वायर। क्लियर है? अगर आप यहां पे f(a) लिख दो तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर आप यहां पे f(t) लिख दो तो क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आपने यहां पे f(x) प्लस डेल्टा x लिख दिया तो क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज कैसे हुआ? जो आप यहां पे लिख रहे हो वो रूल के अंदर लिखा करके जो रूल है वो लिखाएगा। क्लियर है? सो f(x) प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब देखिए बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ ये आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन दिया हुआ था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछा कैलकुलेट dy बाई dx। तो बाबू dy बाई dx कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या था भाई फर्स्ट प्रिंसिपल? तो आप कहिएगा सर था dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। यही था ना? यही था। क्लियर है? तो बस इसको समझ के बस यहां काम कर देना है। ठीक है, तो आप लिखिएगा कि सर dy बाई dx बराबर होगा लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू जो है, यही तो आपका एफ एक्स है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। अब लिमिट को सॉल्व करने के लिए तरीका अभी जो हम बता रहे हैं उसी पे करना है, लिमिट को बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बाबू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया और आपको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक। अब हमने यहां पे क्या बोला, हमने यहां पे बोला था कि बाबू यहां पे तुमको बताया ना कि डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा है तो डेल्टा एक्स स्क्वायर बहुत छोटा होगा, अगर डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर वेरी 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 स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज स्मॉल, डेल्टा एक्स स्क्वायर इज देन वेरी स्मॉल कैन बी इग्नोर्ड। इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है यार, डेल्टा एक्स ही छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, इग्नोर कर सकते हैं उसको। समझ रहे मेरी बात, जैसे अगर समझो तुम्हारे पास 10 रुपया ही है, समझो मेरी बात, तुम्हारे पास 10 रुपया ही है और उस 10 रुपया में 1 रुपया कम जाएगा, 10 रुपया में वो 1 रुपया कम जाएगा तो ये नोटिसेबल चेंज हुआ, पर तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपया है, उसमें से अगर 1 रुपया घट जाता है तो वो इग्नोरेबल है। तुम ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास 99 करोड़ 99 लाख 99,999 है, 1 रुपया कमने के बाद भी तुम बोलोगे भाई मेरे पास 100 करोड़ ही है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसको बाबू इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि डेल्टा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, 2x डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x इधर, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स कट गया बाबू, ये हो गया 1, ये पूरा 1 हो गया, तो आप लिखोगे 2x। सो याद रखना है कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, क्या होगा, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x होगा। ये तरीका आपको याद होना चाहिए, समझ गए आप, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन अभी और करेंगे। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो दिया हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऑल्सो find the value at x equals to 1। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, find dy by dx y equals to x cube, also find the value at x बराबर 1। हम लिखेंगे कि dy by dx is equal to limit डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन डेल्टा x, ठीक, ये फर्स्ट प्रिंसिपल पे हम लोगों ने बैठा देना है, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही ना था। तो बस इस पे बैठा दीजिए। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला आप समझ चुके हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन में डेल्टा x। ठीक है, यहां पे जो आप देख रहे हो, यहां पे ये जो पूरा आप देख रहे हैं पार्ट, ये पूरा पार्ट बाबू x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा, तो इससे ये कट जाएगा। समझ गए मेरी बात को, इससे वो कट गया। तो अब आपको यहां पे मिला क्या, आपको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा x क्यूब। ठीक है, और इस सब के अपॉन में क्या मिला, डेल्टा x। आ गई बात समझ में। अब मैंने बोला कि डेल्टा x बहुत छोटा है, तो डेल्टा x स्क्वायर और भी छोटा होगा और डेल्टा x क्यूब उससे और भी छोटा होगा। इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इग्नोर कर देंगे मतलब इसको 0 ले लिए। अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा x स्क्वायर भी तो बहुत छोटा होगा ना बाबू, इसको हम 0 ले लेंगे। डेल्टा x क्यूब तो और भी छोटा होगा, इसको भी हम 0 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और 3x स्क्वायर डेल्टा x, ये भी 0 ये भी 0 अपॉन में ये। ठीक है, समझ गए मेरी बात, क्योंकि बहुत छोटा था इग्नोर कर दिए। अब बहुत छोटा से ये मल्टीप्लाई होकर के कुछ बड़ा कर नहीं पाएगा, वो भी इग्नोर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। डेल्टा x से डेल्टा x कट गया और आपको आंसर क्या मिला, x स्क्वायर मिला। ठीक, ये आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x बराबर 1 क्या होगी, तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे सर dy बाई डी एक्स एट x बराबर 1 इक्वल्स टू 3 और x की जगह 1 रख दीजिए बाबू, रूल पे रखना है, सो आंसर इज 3। ठीक, समझ गए मेरी बात। वही अगर आपसे पूछता कि एट x बराबर 2 क्या होता, तो आप सीधा लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है 3x स्क्वायर आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स जो है एट x बराबर 2 जो है वो हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 4, सो आंसर 12 आता। आपसे पूछता कि एट x बराबर 3 क्या आ रहा है, तो आप लिखते कि सर dy बाई डी एक्स जो है वो आ रहा है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो होगा एट x बराबर 3 हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 9 इक्वल्स टू 27। अगर आपसे वही पूछता है एट x बराबर -1, कुछ भी पूछ सकता है, x बराबर -1, तो आप बोलते हैं कि सर dy बाई डी एक्स हो रहा है आपका 3x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स एट x बराबर x बराबर -1 क्या हो जाता, तो ये हो जाता तुम्हारा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपको बाबू फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, अब अगर मान लो कि x का पावर 4 आ जाए, x का पावर 5 आ जाए, x का पावर 6 आ जाए, जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया रहे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया रहे कि फाइंड dy बाई डी एक्स और y बराबर x का पावर 4 है, या y बराबर x का पावर 5 है, या y बराबर x का पावर 6 है, या y बराबर x का पावर 7 है। क्लियर है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप निकालेंगे तो जैसे अभी देखो ना x प्लस डेल्टा x का क्यूब हुआ, यहां पे आपको x का पावर x प्लस डेल्टा x का पावर 4 करना होगा, यहां 5 यहां 6 यहां 7, तरीका यही होगा। तो हम इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है कि अगर ddx, ठीक है, अगर ddx x टू द पावर n हो जाए तो वो होगा n x टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है, यहां पे याद रखना है कि ddx अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, ddx आपसे पूछता है x टू द पावर n का, साथ ही साथ
n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, n इज नॉट इक्वल टू 0। उस केस में आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें तो d dx x टू द पावर 4 क्या होगा, तो वो हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1 3, d dx x टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, तो होगा 5x टू द पावर 4। उसी तरह से d dx जो है x टू द पावर 6 का क्या होगा, तो होगा 6x टू द पावर 5। और ऐसे कर करके आप d dx x टू द पावर 100 का क्या बोलोगे, 100x टू द पावर 100 माइनस 1 विच इज 99। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंशिएशन का जो है फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ, और फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे ये हमारा पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का निकला। जब आप फिजिक्स में सॉल्व करेंगे तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन में हमको पढ़ना है कि कितने तरह के डिफरेंशिएशन होते हैं, रूल्स पढ़ने हैं हमको। ठीक है, तो हम वहां पे लिखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आपको लिख के बताते हैं। मेथड ऑफ dy बाई dx, मान लो कि दिया हुआ है कि y बराबर fx है प्लस माइनस gx है। ठीक है, y बराबर fx है प्लस माइनस gx है, मतलब रिलेशन है या तो प्लस से या तो माइनस से। तो अब आपको जब इसका dy बाई dx निकालना होगा तो आप लिखेंगे d dx, ठीक है, fx प्लस माइनस gx, जिसको आप लिखेंगे d dx fx, जो साइन रहेगा वो साइन लिखेंगे, और फिर d dx सेपरेटली दोनों का जो है आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा रहा y बराबर fx डॉट gx, मतलब fx और gx मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू fx को एक बार ही बाहर निकालेंगे, d dx gx का करेंगे, प्लस डालेंगे, ध्यान रखना है, gx बाहर निकालेंगे और d dx जो है आप fx का करेंगे। ठीक है, इसी को, ठीक है, इसी को प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसी को प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। उसी तरह से अगर आपको आ जाए y बराबर fx अपॉन gx, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू, ठीक है, साइन डालेंगे निगेटिव का, ध्यान रखना है, fx बाहर निकालेंगे, d dx लिखेंगे gx का, और अपॉन में लिख देंगे आप gx का होल स्क्वायर। मतलब इसी रूल पे हमको जो है डिफरेंशिएट करना है, और इसको बोला जाता है आपको बाबू कोशेंट रूल। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे आ जाए d dx किसी भी कांस्टेंट का, तो याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, उसके बाद d dx x टू द पावर n का क्या होता है, तो n x टू द पावर n माइनस 1, रूल याद रखना, n यहां पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर d dx sin x का आ जाए तो आप लिखेंगे cos x, अगर d dx cos x का आ जाए तो आप लिखेंगे माइनस साइन x। ठीक है, अगर d dx आपको tan x का आ जाए तो आप लिखेंगे sec स्क्वायर x। ठीक है, अगर d dx sec x का हो तो आप लिखेंगे इसको sec x tan x। ठीक है, d dx अगर cot x का आ जाए तो आप लिखेंगे माइनस cosec स्क्वायर x। ये सब फॉर्मूला है और फर्स्ट प्रिंसिपल से सब डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाए आपको d dx cosec x तो आप लिखेंगे माइनस cosec x cot x। ठीक है, उसके बाद अगर d dx आपको आ जाए log x का, ध्यान रखिएगा log x का,
तो आप लिखेंगे 1/x, ठीक है। उसके बाद अगर डी डी एक्स आपको आ जाए e टू द पावर x का, ठीक है, तो आप उसको लिखेंगे e टू द पावर x, और डी डी एक्स अगर आ जाए आपको a टू द पावर x, तो आप लिखेंगे a टू द पावर x log a टू द बेस e। इतना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप फिजिक्स में डिफरेंशिएट इजीली कर पाएंगे। इन सब का प्रूफ है जो कि आप मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल जब आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का डिटेल में तो आप इन सब का प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको x टू द पावर n का, cos x का और sin x का जो डिफरेंशिएशन है इसका प्रूफ 10x तक दिखा देंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी का जो प्रूफ है वो आप मैथ्स में कवर करेंगे। ये हमारा डिफरेंशिएशन का जो बेसिक था वो खत्म हो गया। अभी डिफरेंशिएशन के ऊपर 2 लेक्चर और आएंगे, जिस 2 लेक्चर में हम आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल के ऊपर क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 2 लेक्चर में, एक लेक्चर अभी भी थ्योरी का होगा और एक लेक्चर में हम जितना भी फिजिक्स में इस्तेमाल आ सकता है वैसे क्वेश्चंस को कर करके देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देख लें, नोट्स बना लें, नोट्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद।